जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय जिसे हम काली अवधि के रूप में जानते हैं। वो अध्याय भारतीय इतिहास में एक बहुत ही काली अवधि के रूप में जाना जाता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि उसकी शुरुआत कब हुई, ये कैसे संभव हुआ। तो देखिए, सन 1967 की बात है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया था। 1967 से 1971 के बीच में इंदिरा गांधी ने सरकार और संसद और कांग्रेस पार्टी पर एकाधिकार कर लिया और वो सर्वोच्च नेता बन गई। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने एक के बाद एक नीतियां ऐसी बनाई कि वो जनता में इतनी लोकप्रिय होगी। जैसे कि जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर सितंबर 1970 में प्रीविपर्स की समाप्ति कर दी गई। प्रीविपर्स वो योजना है जो कि भारतीय संघ में मिलने के लिए जो 500 से अधिक रियासतें थी उनके राजाओं को राजभत्ते दिए जाते थे, उन्हें प्रीविपर्स कहते थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा राजाओं के हिसाब से बनी रही। तो उसको 1970 में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया, क्योंकि उसमें राजकोष का सर्वाधिक पैसा उन्हीं के खर्चे में चला जाता था। इसलिए फिर 1971 में आम चुनाव हुए तो गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो कि एक बहुत ही जनहितकारी हिसाब से लोग लुभावना नारा था। उसके हिसाब से इंदिरा गांधी एक करिश्माई नेता के रूप में स्थापित हो गई थी और 1971 के आम चुनाव में बहुत ही बड़े बहुमत के अंतर से जीतकर वो अपनी सरकार भी बना ली थी। फिर बात आती है दिसंबर 1971 की, जब पूरी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान हमला करके सक्रिय युद्ध कर रहा था। तब भारतीय नेतृत्व करके उसने पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया। तब युद्ध जीतकर उसने अपनी मजबूती और कर ली। फिर अगले साल इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी। फिर बात आती है 1975 में जून महीने की तपती गर्मी के बीच में ही भारतीय राजनीति का पारा इतना अधिक बढ़ गया कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया था। और यह सब हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में धांधली करके और सरकारी मशीनरी का उपयोग करके गलत तरीके से जीती गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया और 6 साल के लिए उस पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन ये सब मानने से इंदिरा गांधी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये घटनाक्रम किस तरह से रचा गया था, ये एक साजिश थी या फिर ये एक प्लानिंग थी या फिर ये किसी के द्वारा किया गया था या इसमें दूसरे या तीसरे व्यक्ति का हाथ था, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको बिना किसी बकवासी के। देखिए, आज से 46 वर्ष पूर्व 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जानते हैं इसके बारे में क्या था मामला। दरअसल क्या है कि मामला 1971 के आम चुनाव का था, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंद्वी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को पराजित कर दिया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव परिणामों को चुनौती दी और उसमें राजनारायण ने दलील दी कि इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया और तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और गलत तरीकों से वोटरों को लुभाने के लिए अलग गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले इस लंबे मुकदमे को 12 जून 1975 में जब फैसला आने वाला था, तब 12 जून को सुबह 10 बजे से पहले ही कोर्ट रूम सब खचाखच भर गया था। और खास बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा पर पूरे देश की नजर थी, क्योंकि इस फैसले को सुनाने से पहले 3 जजों ने भी इनकार कर दिया था। इसलिए जगमोहन सिन्हा यह फैसला सुनाने जा रहे थे जिस पर पूरे देश की नजर थी। जगमोहन सिन्हा जब 10 बजे कोर्ट के अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में पहुंचे, याचिका में 5 मुद्दे थे, जिसमें 5 मुद्दों पर तो इंदिरा गांधी को राहत देती, लेकिन 2 मुद्दों पर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया था। इस मुकदमे में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कोर्ट में 5 घंटे खड़े रहकर अपने सवालों का जवाब देना पड़ा। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया और जनप्रतिनिधि कानून के तहत इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया था, लिहाजा उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया गया और
संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत के खिलाफ फैसला लिखना इतना कोर्ट के लिए भी इतना आसान नहीं था। रिटायर होने के बाद जस्टिस जगमोहन सिन्हा से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस स्थिति के बारे में अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसला लिखने के बाद वो भूमिगत हो गए थे। जगमोहन सिन्हा 1971 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने थे और 1982 में रिटायर हो गए। जगमोहन सिन्हा का नाम उन जजों में लिया जाता है जिनके ऊपर कभी राजनीति का रंग चढ़ाई नहीं। उनके समकालीन वकील बता दें कि जगमोहन सिन्हा को रिटायर होने के बाद भी भ्रमित करने की कोशिश गई थी, लेकिन वो किस मिट्टी के बने उन्हें विवेकपूर्ण और ईमानदारी से कोई न डिगा सका, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी नहीं। इंदिरा गांधी भी इस्तीफा देने के मूड में थी, लेकिन ये खबर सुनकर एक एक करके सभी कांग्रेसी नेता और दिग्गज नेता उनके बंगले पर आ पहुंचे। बंगाल के तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर रे भी उसी वक्त दिल्ली में थे, वो भी उनके बंगले पर जा पहुंचे और देखते ही देखते बहुत सारे करीबी और नेता उनके आवास पर आ गए। कुछ लोग इंदिरा गांधी से चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग अंदर ही अंदर खुशियां मना रहे थे कि चलो अब निजाम बदलने वाला है। उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, वो भी दिल्ली में थे, वो भी जा पहुंचे इंदिरा आवास पर और उन्हें लगा कि स्थिति अपने अनुकूल है तो उन्होंने सलाह दे डाली कि कुछ दिनों के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए और बरुआ को पीएम बना देना चाहिए। उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस वक्त गुड़गांव मारुति फैक्ट्री में थे। वो लंच के लिए घर आ रहे थे। उन्हें घर पहुंचते इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही है तो उन्होंने एकांत में ले जाकर उन्हें गुस्से में कहा कि इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी टीम में से कोई भी आपका विश्वास पात्र नहीं है, बरुआ की भी नजरें आपकी कुर्सी पर है, सब लोग आपकी कुर्सी पर ही नजरें टिकाए हुए हैं। अगर आपने देवकांत बरुआ का ऑफर माना तो वो कभी भी कुर्सी पर हटने वाला नहीं है। क्या था, देवकांत भी उनके बंगले पर ही थे और उन्हें एहसास हो गया कि उनकी सलाह उल्टी पड़ गई। फिर उसी वक्त देवकांत बरुआ ने एक नारा रट डाला कि इंदिरा इज इंडिया। तो उसी वक्त कांग्रेसी नेताओं ने इस नारे को हाथों हाथ ले लिया और वो प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जेल में बंद थे तो उन्हें बरुआ की स्थितियों का पता चला तो उन्होंने बरुआ को हाथों हाथ निशाने पर लेते हुए उन्होंने एक कविता रच डाली। वो कविता थी, इंदिरा इंडिया एक है इतनी बरुआ महाराज, अक्कल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज भारत हुआ अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत, कहे केदी कविराय स्वर्ग से जो महान, कौन भला उस भारत माता के सम्मान। लेकिन बाद में बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी थी। खैर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला 24 जून 1975 को आ गया था और फैसले को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए इजाजत दे दी। लेकिन अगले दिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान की धारा 352 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। उसके बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिजली काट ली गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। समाजवादी छात्र नेता जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। जयप्रकाश नारायण एक छात्र नेता थे जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन इन्होंने ही खड़ा किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण का नारा था। आपातकाल के दौरान एक ही नारा था, आपातकाल के 3 दलाल संजय, विद्या, बंशीलाल। संजय गांधी तो थे जो इंदिरा गांधी के बेटे थे और विद्याचरण शुक्ल जो एमपी के दिग्गज नेता थे जिनकी नक्सली हमले में मौत हो गई थी। और फिर आता है एक बंशीलाल जो कि चौधरी बंशीलाल नाम था उनका पूरा, जो कि हरियाणा के जनक कहे जाते हैं। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत सभी विपक्षी विरोधियों नेताओं को
जेल के अंदर ठूंस दिया था, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, ये सब नेता थे। लोगों के जहन में आज भी इमरजेंसी की वो तस्वीर कौंधती है जब उनकी राजनीति उठापटक की याद आती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनके बुरे दिनों की शुरुआत उनके आवास तीन मूर्ति भवन बंगले में से हुई थी, जो कि उन्हें आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ा था। 21 महीनों के आपातकाल के बाद मार्च 1970 में जब आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को अपनी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा और उन्हें तीन मूर्ति भवन बंगले को छोड़कर जाना पड़ा। असल क्या है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी 1971 में, तो उन्होंने बगल वाले बंगले यानी तीन मूर्ति भवन बंगले को ले लिया गया और वहां पे निजी कार्यालय बना दिया गया। और कहा जाता है कि इस तीन मूर्ति भवन बंगले से ही उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई थी, जो कि उन्हें मार्च 1977 के आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और तीन मूर्ति भवन छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन फिर 1980 में आम चुनाव जीतकर वापस आई तो फिर उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। और इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए तीन मूर्ति भवन बंगला भी उनके बुरे दिनों की शुरुआत थी। तो आई होप आप इसे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।